नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली में मौत के सौदागर बैठे हैं जो मरीज की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हां, कैंसर की नकली दवा बनाने वालों पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। दिल्ली एनसीआर में करीब 10 ठिकानों पर छापा मारा गया। 65 लाख से ज्यादा का कैश जब्त किया गया और इनके सबसे बड़े जाल को निस्ता नाबूद कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में लोगों की जान से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा था, वो ईडी की ये रेड बताती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए नकली दवा का जहर बांटा जा रहा था। अब ईडी ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए बड़े पैमाने पर रेड मारी है। कैंसर की नकली दवा के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल जांच में खुलासा हुआ कि ये एक संगठित गिरोह है जो कैंसर की नकली दवा बनाता है और बेचता है। ईडी ने गिरोह से जुड़े आरोपी विफल जैन, सूरज दत्त, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, अभिनय, परवेज मलिक और तुषार चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर्च अभियान के तहत ईडी ने 65 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि इसके अलावा संदिग्धों के कब्जे से चल और अचल संपत्तियों के बारे में कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। दिल्ली में कैंसर की नकली दवा का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। अब उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने छापेमारी भी शुरू की है। राजधानी दिल्ली में कैंसर की नकली दवा का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। इसमें मरीजों की जान से सीधा खिलवाड़ है ही, साथ में मरीज के घर वालों पर भी आर्थिक बोझ पड़ता है, क्योंकि कैंसर का इलाज काफी लंबा चलता है और इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा आता है। लेकिन नकली दवा के सौदागर लोगों की जान से खेल रहे थे। ये बात भी सामने आ रही है कि इस रैकेट के तार दूर दूर तक फैले हुए हैं। अमूमन उन लोगों को टारगेट किया जाता था तो दिल्ली में दूसरी जगहों से इलाज कराने आते थे। उनके तीमारदारों को कैंसर का सस्ता इलाज और सस्ती दवा का लालच दिया जाता था। गुरुग्राम साउथ सिटी के एक फ्लैट में दवाओं का स्टॉक भी बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 कर्मचारी एक अस्पताल के ही बताए जा रहे हैं। अब ईडी नकली दवा के गोरख धंधा चलाने वालों के खिलाफ सीधे तौर पर एक्शन ले रही है। जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा कि गिरोह का नेटवर्क कहां-कहां तक फैला हुआ है। वहीं अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ नकली मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। बन्ना देवी इलाके के रसलगंज का ये मामला है। केमिस्ट की दुकान को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। आज रसलगंज में राजेंद्र मेडिकल स्टोर में कुछ नकली दवाइयां और कुछ प्रतिबंधित दवाइयों के संबंध में शिकायत मिलने पर जांच की गई और वहां से कुछ सैंपल भरे गए। इसके बाद दुकान पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र औषधि भंडार, अमरनाथ। देर रात को पड़े इस छापे के बाद नकली और प्रतिबंधित दवाइयां मिलने पर दुकान को सील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक स्कूल जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री समेत सभी मंत्री हैं। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है स्कूल में पढ़ाई और व्यवस्था की। यहां टीचर नहीं बल्कि मंत्रिमंडल फैसले लेता है, जिन्होंने सबको मानना भी पड़ता है। ये लोकतंत्र का पाठ है जिसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा। क्या है स्कूल में संसद बनाने की कहानी, रिपोर्ट में समझिए। नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले कोंडागांव के मडानार में एक स्कूल ऐसा है जहां प्रधानमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल है। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री,
मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्रालय होते हैं उन सभी के मंत्री यहाँ हैं और वे सब स्कूल की बाल संसद में हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक छोटा सा उदाहरण जहां पर विपक्ष तो नहीं है, पर यहां पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सारे के सारे मौजूद हैं और हर मंत्री का अपना काम अलग अलग बटा हुआ है। जिस तरह कैबिनेट की जिम्मेदारी देश के विकास की होती है, उसी तरह इस मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर है। सभी के काम बटे हुए हैं। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं इस विद्यालय की रक्षा मंत्री हूँ और कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उन्हें समझती हूँ और कोई दिक्कत आता है तो क्या करता? कोई दिक्कत आता है तो प्रधानमंत्री जी को बता देती। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मडानार गांव है, जहां स्कूल के बच्चों को लोकतंत्र का पाठ कुछ अलग तरीके से सिखाया जा रहा है। बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। हम जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ाते हैं उसको प्रायोगिक रूप से जो समझाना था, तो हम इस प्रकार की गठन किए हैं ताकि बच्चे प्रायोगिक रूप में समझे। पढ़ाई रटन पद्धति को दूर करने के लिए हमने ये प्रायोगिक कार्य किया है। मडानार गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी लाल आतंक के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। आज उसी गांव के बच्चे देश के लोकतंत्र को समझ रहे हैं। कहा यह जाता है कि बाल संसद बनाए जाने के पीछे उद्देश्य बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों को समझाना है। साथ ही स्कूल में अनुशासन बनाए रखना भी एक उद्देश्य है। स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाया गया है ये व्यवस्था, ताकि सभी बच्चे अपना क्लास में जैसे टीचर नहीं भी रहे तो अपना काम करते रहे, पढ़ते रहे। यहाँ पे प्रधानमंत्री भी दिख रहे हैं, वित्त मंत्री भी दिख रहे हैं। सबका काम एक ही है या अलग अलग बटा हुआ है? सबका काम बटा हुआ है, सबका अलग अलग काम है और अपना अपना करते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि स्कूल में बाल संसद बनाकर छात्र छात्राओं को जो जिम्मेदारी दी गई, उससे बच्चे अपने काम और जिम्मेदारी को समझने लगे हैं। ये है एक स्कूल जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मडानार से विवेक श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाली के सुमेरपुर क्षेत्र के किसानों को प्रदूषित पानी से अपने खेत खराब होने का अब डर सताने लगा। औद्योगिक इकाइयों के मालिक टैंकरों में भरकर प्रदूषित पानी सुमेरपुर क्षेत्र की नदी नालों में डाल रहे और इसका सीधा असर आसपास के खेतों की फसलों पर हो रहा। इसे लेकर क्षेत्र के किसानों में रोष देखा जा रहा और वो एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से उन्हें महज आश्वासन दिया गया। अगर 15 दिन में इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो आपके महापड़ाव मंडी में ही डाला जाएगा। बंजर हो रही जमीन, खेत का दुश्मन पानी, गंदे पानी से मर रहे मवेशी, दूषित पानी निजात कब? वर्षों से प्रदूषित पानी का दंश झेल रहे पाली के किसानों के बाद अब सुमेरपुर के किसानों को भी प्रदूषित पानी से अपने खेत बंजर होने का डर सताने लगा है। कारण है औद्योगिक इकाइयों का केमिकल युक्त पानी जो टैंकरों में भर करके सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के नदी नालों में डाला जा रहा है। पाली की औद्योगिक इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मापदंडों का कभी भी पालन नहीं किया। यहाँ तक कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के एनजीटी की ओर से जारी निर्देशों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। किसानों का आरोप है कि प्रशासन की उदासीनता से उनकी खेती बर्बाद होती जा रही है। प्रदूषित पानी नदी नालों में डालने से किसानों के साथ पशुपालक भी परेशान हैं। बेजुबान जानवर इस पानी को पी करके बेमौत मारे जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन ने जल्द कोई कार्रवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 6 महीने से प्रशासन उदासीन था। हमारा विरोध प्रशासन का था, प्रशासन कोई किसी को सुन ही नहीं रहा। अभी ये अगर अहमदाबाद से आ रहा है कल केमिकल, तो ये टोल टैक्स के वो खंगालेंगे टीवी। और हमें इनको क्लू दिया सरदार थाना पाली, उसमें भी ऐसे कुख्यात लोग हैं जो गिरोह है जो काम करता है, उनके बाद पूर्व में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। उस एंगल से भी जांच कराएंगे हम इनका।
ये बात करके और प्रशासन ने का एक टीम गठित करके 15 दिन में हम शीघ्र इसको पकड़ के आपको बताएंगे। प्रदूषित केमिकल युक्त पानी नदी नालों में डालने को लेकर के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं। निश्चित रूप से लंबे समय से शिकायत थी, तो किसानों ने ये आंदोलन भी किया और आज अधिकारी एसडीओ साहब भी यहाँ थे, डिप्टी साहब भी यहाँ थे, विभाग के अधिकारी पेयजल वाले भी यहाँ थे। उनके विरुद्ध में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए और एक टीम गठित करके इस संबंध में वो जांच करेंगे और तुरंत किसी न किसी जांच में किसी तय तक पहुंचेंगे और यदि पकड़ में आए तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। इस मामले पर सुमेरपुर एसडीएम हरि सिंह देवल से जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायत के अनुसार जांच की गई, जिसमें स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। दूसरी जगह से लाकर के पानी डाले जाने की शिकायत की पुलिस जांच कर रही है। शीघ्र ही इस मामले को लेकर के कार्रवाई की जाएगी। सुमेरपुर की और शिवगंज की जो सारी फैक्ट्रियां हैं जिसमें अगर केमिकल बनने की ऐसी कोई संभावना हो तो हमने सारा सर्वे करवा करके एक फैक्ट्री चेक कर ली थी, तो हमें स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई सोर्स इसका हमें मिला नहीं। बाहर से कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस संबंध में हमारी पुलिस की टीम लगी हुई उसकी जांच कर रहे हैं। खुलेआम नदियों और नालों में डाला जा रहा केमिकल युक्त पानी कहां से आ रहा है, इस मामले पर प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हर बार की तरह बस वो इतना ही कहते हैं कि मामले की जांच की जाएगी, लेकिन ये जांच कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रदेश में एक छत के नीचे प्रशासन और पुलिस का दफ्तर संचालित करने की परिकल्पना के तहत जिला स्तर पर बनाया गया पहला मिनी सचिवालय झालावाड़ में स्थित है। लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया मिनी सचिवालय आज अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा। लेकिन इसी मिनी सचिवालय के भवन में बैठने वाले जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को यह नजर ही नहीं आ रहा और इसमें राजनीति भी शुरू हो चुकी है। में जगह मिनी सचिवालय बदहाल, करोड़ों रुपए की बर्बादी। मिनी सचिवालय में जगह जगह कचरे के ढेर, जगह जगह फैला सीवरेज का गंदा पानी, अधिकारियों को नहीं दिखती गंदगी, सचिवालय के रखरखाव पर राजनीति हावी। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के दौरान झालावाड़ जिला मुख्यालय पर एक छत के नीचे पुलिस प्रशासन और न्याय विभाग के दफ्तर संचालित करने के लिए पहले मिनी सचिवालय भवन बनाया गया था। धौलपुर स्टोन से बनाए गए इस खूबसूरत भवन की दुर्दशा सरकार बदलने के साथ ही शुरू हो गई। जगह जगह उखड़ी पड़ी टाइल्स और झूलती फॉल्स सीलिंग के साथ मिनी सचिवालय भवन के शौचालय में भरी पड़ी गंदगी यहां आने वाले लोगों को परेशान कर रही है। कचरे के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी भवन की खूबसूरती को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देखरेख का अभाव और बजट की कमी मिनी सचिवालय भवन की दुर्दशा को और बढ़ा रही है। यहां पहुंचने वाली जिले की आम जनता का भी कहना है कि अधिकारियों और सरकार को यहां की बदहाली और गंदगी की तरफ ध्यान देना चाहिए। झालावाड़ मुख्यालय के अंदर जिस प्रकार से मिनी सचिवालय जो बनाया गया था बहुत ही सौंदर्यकरण एवं धौलपुर पत्थर से इसे बनाया गया था। एक्चुअली मैं बात करूँगा मिनी सचिवालय जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ की जो टाइल्स लगी हुई है ऊपर से गिरती रहती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पाइप है जो लीकेज है, जगह जगह से पानी टपकता है। और हम बात करें जो यहाँ पर मुख्यालय हैं, जो एक ही छत के नीचे सारे कर्मचारी बैठते हैं, सारा कार्य होता है। ये सचिवालय में देखा जा रहा है कि जगह जगह कूड़ादान में पीक होता है, पानी लीकेज होता है, बाथरूम में गंदगी सा लगता है। मेरा एक मानना है कि इस पर सफाई की जो प्रक्रिया है उसको देखी जाए। जी, यहाँ की जो बदहाली है, राज्य सरकार ने एक मोटी रकम खर्च करके झालावाड़ के विकास के अंदर सचिवालय का निर्माण किया, लेकिन जो देखभाल है, जो प्रशासनिक रूप से सचिवालय की देखभाल होनी चाहिए, वो देखभाल नहीं हो पा रही है। कि मिनी सचिवालय के अंदर अगर आप देखोगे तो इतनी गंदगियाँ और थूक लोगों ने पान के पीक थूक रखे हैं। यहाँ के बाथरूम, यहाँ के टॉयलेट अगर आप देखोगे तो उससे लगता है कि ये किसी कोई सरकारी हॉस्पिटल है, लगता नहीं है कि मिनी सचिवालय जिसमें जिला कलेक्टर बैठता है। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं का
कहना है कि कांग्रेस की सरकार के वक्त इस खूबसूरत भवन के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया और अधिकारियों की अनदेखी ने इसे कूड़े का ढेर बना दिया। अब भाजपा नेता प्रदेश में वापस अपनी सरकार से इसके लिए बजट जारी करवाने के प्रयास करने की बात कर रहे हैं। हम वापस भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार आई है और आने वाले समय में हम ये प्रयास करेंगे कि इसको वापस उसी सुंदरता को हम दे सके इसको, और इसमें जो भी कमियां हैं वो पूरी करने का हम प्रयास करेंगे। माननीय वसुंधरा जी से बात करेंगे और माननीय सांसद महोदय उनसे बात करेंगे, इसके लिए बजट लाएंगे और इसकी वापस जिस प्रकार से इन्होंने इसको बना के छोड़ा है कांग्रेस की सरकार ने, इसको वापस अच्छा और सुंदर बना के रखें। लोगों का कहना है कि एक और अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठकर स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई रखने के निर्देश हर कार्यक्रम में जारी कर रहे हैं, तो वहीं उन्हीं की नाक के नीचे जिला मुख्यालय पर इस तरह की गंदगी के ढेर दिया तले अंधेरा होने का प्रमाण दे रहे हैं। अब इस सारे मामले में आम जनता और राजनीतिक दलों के लोगों की भी ये मांग है कि इसकी मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक बजट जारी किया जाए, तो वहीं आला अधिकारी इस ओर ध्यान दें और इस खूबसूरत बिल्डिंग के रखरखाव की ओर पहल करें, तो साथ ही यहाँ पर आने वाले आम लोगों और सरकारी कर्मचारियों को भी गंदगी से निजात मिले। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने लोगों को एक बार फिर से एक नई उम्मीद दी। यहां आंखों के कैंसर का इलाज अब नई तकनीकी से किया जा रहा है, जो बेहद ही कारगर साबित होता दिख रहा। यानी अगर आपकी आंख में कैंसर है तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं। एम्स ने एक नई तकनीक विकसित की है जिससे कैंसर का इलाज आसानी से हो जाएगा। इंसान के हर अंग की उसके लिए अहमियत होती है, लेकिन जब बात आंखों की समस्या की आए तो मामला थोड़ा संजीदा हो जाता है। आजकल अलग अलग तरह की बीमारियां देखने और सुनने को मिल रही हैं। उन्हीं में से एक है आंखों का कैंसर। लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल में अब इसका आसानी से इलाज हो रहा है। एम्स में गामा नाइफ रेडियोथेरेपी के जरिए कैंसर का इलाज किया जा रहा है। उन बीमारियों का भी इलाज संभव है जिन्हें कभी ला इलाज कहा जाता था, और अब एक ऐसी ही थेरेपी जो है वो एम्स में देखी जा रही है और काफी चर्चा में है। इसको गामा नाइफ थेरेपी कहा जा रहा है। इसके जरिए अब आंखों की रोशनी को बचाया जाएगा। जो आंखों का कैंसर होता है उसमें कई बार जो है वो आंखों को निकालना पड़ता है, जिसके बाद लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। लेकिन अब बस 30 मिनट में लोगों के आंखों से कैंसर निकाला जाएगा और वो अपनी रोशनी भी नहीं खोएंगे। दावा है कि मात्र आधे घंटे में मरीज का इलाज हो जाता है, जिससे कैंसर से मुक्ति मिल जाती है। खास बात यह है कि ये बिना सर्जरी के संभव है और बेहद कम समय में इसका ट्रीटमेंट होता है। इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत ही प्रिसाइज ढंग से ट्रीटमेंट करती है, तभी इसके नाम में नाइफ दिया हुआ है। नाइफ का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज एक तरह की तकनीक है ये, और एक्यूरेसी इसकी सब मिलीमीटर में है, मतलब 0.1 मिलीमीटर तक की इसकी एक्यूरेसी है। अभी तक इस तकनीक से कई लोगों को इलाज मिल चुका है, जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये जो थेरेपी है इसके माध्यम से 15 लोगों का इलाज हो चुका है, और सबसे छोटा इलाज जिसका हुआ है वो 14 साल का है। डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ 75,000 में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि काफी टाइम से जो है ये देखा जा रहा है कि 40 साल के बाद आंखों में कैंसर बढ़ने लगता है, और जो ट्यूमर है वो कई बार ऐसी नर्व्स में होता है जिसकी वजह से लोगों की आंखों को निकालना पड़ता है। लेकिन ये जो थेरेपी है इसके माध्यम से आंखों की रोशनी भी बच सकेगी और सिर्फ 30 मिनट में जो है वो इलाज हो सकेगा। इस तकनीक का फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि कई बार आंख के कैंसर में इलाज के दौरान मरीज की आंखें तक निकालनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर आंखों को पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। भारत में अमूमन 40 साल की उम्र के बाद आंखों के कैंसर के केस देखे जाते हैं। जाहिर है अब गामा नाइफ रेडियोथेरेपी से अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। 75,000 जो आम जनता दे देगी तो उसके बाद उन्हें सिर्फ MRI के लिए भी पैसे नहीं देने हैं, उनका भी जो आगे का इलाज है या जो भी उनके अपॉइंटमेंट्स होंगे वो फ्री में होंगे। तो लोगों के लिए ये जो थेरेपी है वो वरदान साबित होगी, और ये कहना गलत नहीं होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारियों का इलाज भी आसान होता जा रहा है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।
रूस का नया परमाणु हथियार सामने आ चुका। क्या रूस की नई खतरनाक मिसाइल परमाणु खतरे को बढ़ा रही है? रिपोर्ट में समझिए। क्या रूस की सेना अपने सबसे नए परमाणु बम को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रही है? क्या रूस की न्यूक्लियर फोर्स यहां परमाणु बम सेट कर रही है? क्या इस न्यूक्लियर मूवमेंट का मतलब परमाणु युद्ध है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रूस की सबसे नई न्यूक्लियर मिसाइल है। रूस की ये मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस मिसाइल को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उल्का पिंड करार दिया है, क्योंकि रूस का दावा है कि इसे रोका नहीं जा सकता है। सवाल है, क्या इस शक्तिशाली परमाणु मिसाइल को आगे बढ़ाकर पुतिन ने एक बार फिर परमाणु खतरों को बढ़ा दिया है? क्योंकि जमीन से मार करने वाली किसी भी परमाणु मिसाइल को ठीक ऐसे ही साइलों में फिट किया जाता है। क्या इन तस्वीरों में परमाणु युद्ध का सिग्नल छिपा है? क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के बाद परमाणु हथियारों की नई रेस शुरू हो गई है। रूस के इस वीडियो को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन में इसे फॉरवर्ड करके देखा जा रहा होगा। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड किया जा रहा होगा। दुनिया के सभी ताकतवर मुल्क में इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड और रिवाइंड कर इसकी विनाश लीला का आकलन करने में लगे हैं। रूस का दावा है कि यह मिसाइल ठीक उसी तरह से आगे बढ़ती है जैसे अंतरिक्ष में कोई उल्का पिंड, ठीक उसी तरह एक जलते हुए गोले की तरह। यह मिसाइल दुनिया के किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकती है। रूस की इस मिसाइल का नाम है एवनगार्ड मिसाइल। एवनगार्ड मिसाइल की तैनाती की नुमाइश कर रूस ने अपने दुश्मनों में हड़कंप मचा दिया है। एवनगार्ड हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किसी भी दूसरी मिसाइलों के मुकाबले कई गुना अधिक रफ्तार से हमला कर सकती है। एवनगार्ड मिसाइल 27 मैक यानी करीब 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है। रूस का दावा है कि एवनगार्ड मिसाइल 30 मिनट के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। रूस की माने तो एवनगार्ड मिसाइल करीब 10 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 सेकंड में पार कर सकती है। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा हुआ है, जिससे इसको ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होगा। रूस का दावा है कि अभी तक किसी भी देश के पास इस हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। एवनगार्ड मिसाइल की मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से अधिक है। इसका वजन लगभग 2000 किलोग्राम है। यह मिसाइल अपने साथ कई हथियार लेकर जा सकती है। रूस की सेना का मानना है कि इस मिसाइल के एक्टिव हो जाने के बाद उसके न्यूक्लियर फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। और अब बात नकल की। स्कूल में परीक्षा चल रही थी, सामने टीचर थे, बच्चे नकल कर रहे थे, शिक्षक ये सब देख रहे थे। मामला खरगोन जिले के सरकारी स्कूल का, जहां 6ठी और 7वीं क्लास की परीक्षा चल रही थी, जिसमें परीक्षा के दौरान नकल करते हुए बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। स्कूल में खुलेआम नकल का खेल, टीचर के सामने परीक्षा में नकल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक्शन में आया शिक्षा विभाग, प्रिंसिपल को जारी किया गया नोटिस। स्कूल में परीक्षा जारी थी, साथ में नकल भी। यकीन न हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए।
बच्चे खुलेआम नकल कर रहे हैं और सामने टीचर हैं, लेकिन उन्हें क्या, नकल करनी है करो, नो टेंशन। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग अब हरकत में आ गया है। उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और ऑडियो वीडियो भी दिया है। तो इस संबंध में मैंने संबंधित प्रधान पाठक को कारण बताओ सूचना पत्र दिया है। मामला खरगोन का है, जहां 6वीं और 7वीं कक्षा की परीक्षा में बच्चे नकल करते हुए नजर आए। आप खुद ही तस्वीरों में देख लीजिए, साफ पता चल जाएगा कि ये क्लास चल रही है या परीक्षा। एक छात्र के पास गाइड है जिसे साफ साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। ये वीडियो सुरपाला के एकीकृत प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा है। सुरपाला में जो प्रधान पाठक है, आपने जैसा बताया था कि वहाँ नकल हो रही थी, टेबल पे कुछ विज्ञान की पुस्तक भी रखी हुई थी, ऐसा बताया आपने और ऑडियो वीडियो भी दिया है। तो इस संबंध में मैंने संबंधित प्रधान पाठक को कारण बताओ सूचना पत्र दिया है। अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। नकल का ये वीडियो 1 मार्च का बताया जा रहा है। इस वीडियो के बाद शिक्षा विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। अब तक बोर्ड परीक्षाओं में बच्चे नकल करते थे, अब स्कूल में होने वाली सामान्य परीक्षाओं में भी बच्चे नकल कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नकल करना ही बच्चों को स्कूल में सिखाया जा रहा हो। खरगोन से आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।